तो यस फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। दिस इज नितेश भारद्वाज। आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने जो है क्लास को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इसमें रिकॉर्डिंग का भी प्रावधान है। तो जिस स्टूडेंट को जब जो है ये क्लास देखनी है वो अपने हिसाब से जो इस क्लास को देख सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है आज केमिस्ट्री की पहली क्लास है। मैंने पहले भी कहा था कि क्लासेस हमारी 20 मार्च से शुरू होने वाली है, लेकिन इस क्लास को जो है हम एज अ डेमो भी ट्रीट करेंगे। तो इस क्लास में जो भी स्ट्रेटेजी वगैरह होगी कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वो मैं रेगुलर क्लास में ही जो है डिस्कस करूंगा, जब हमारे रेगुलर क्लासेस लगेगी, यानी मंडे से, यानी कल से। इस क्लास को जो है एज ए डेमो ट्रीट किया जाएगा। तो डायरेक्ट जो है मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। आज की क्लास का जो पहला टॉपिक रहेगा, ठीक है, पहली +1 क्लास का पहली ही यूनिट है, टॉपिक आपके सामने है, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने पढ़ाना जो आपको शुरू करूंगा, और ये वीडियो जो है यूट्यूब पे भी अपलोड होगी। इसलिए इसमें डिटेल से जो है कि कैसे हम पेपर को क्रैक करेंगे, सारी जो स्ट्रेटेजी है वो डिस्कस नहीं होगी, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगी। ठीक है, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को जो है हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप मुझे कंफर्म कर दीजिए कि वीडियो क्लियर है, ऑडियो आप तक पहुंच रही है। आप यस टाइप कर दीजिएगा पहले, फिर मैं अपनी क्लास को जो है कंटिन्यू करूंगा। बता दीजिए सभी। ठीक है, ओके, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, बहुत आसान सी यूनिट है। बहुत ज्यादा एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं पूछा जाता, लेकिन ये मतलब नहीं है कि हम पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे हम हर एक चीज। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले हम जानेंगे मैटर के बारे में। देखिए, केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि किस तरीके से पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन है एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आपको इसकी आदत पड़ेगी। तो डेली क्लास अटेंड करनी है। तो सबसे पहले बात आती है मैटर की। सबसे पहले आप सभी को पता है व्हाट इज मैटर। ठीक है ना, तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, ना तो एग्जाम में पूछी जाएगी। कैसे थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं अभी आप देखोगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ के मैटर है हमारे पास, जिसमें आपने पढ़ा है सॉलिड होता है, सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर एंड गैसियस मैटर। ठीक है, 3 टाइप्स के मैटर होते हैं, जो मैं नाम लिख देता हूं, आपका रिकॉल हो जाएगा। सॉलिड होता है, जिसे स्टेट भी कहते हैं मैटर की, सॉलिड मैटर बोल दो, सॉलिड स्टेट बोल दो, डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद हमने गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ा। इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, वो आपको बताने की नीड नहीं है। सॉलिड क्या होते हैं आप खुद को पता है क्या। ये पेन सॉलिड है, ये व्हाइट बोर्ड सॉलिड है हमारा, लिक्विड पानी लिक्विड है हमारा, तो H2O लिक्विड है हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ध्यान से सुनिए। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है सॉलिड से बन सकता है। मैं मेन मेन चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद एमसीक्यू भी करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। सॉलिड जो होगा इसमें डेफिनिट अरेंजमेंट होती है। क्या होती है, डेफिनिट अरेंजमेंट होती है सॉलिड के अंदर। और उस डेफिनिट अरेंजमेंट को ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है डेफिनिट अरेंजमेंट होती है, ये तो आपको पता होगा कि सॉलिड में डेफिनिट अरेंजमेंट होगी। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेगुलर अरेंजमेंट है, जो डेफिनिट अरेंजमेंट, उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट, डेफिनिट अरेंजमेंट इन सॉलिड। तो उस केस में आपको पता होना चाहिए। मैं यहां पर रेगुलर भी लिख देता हूं। इसे कहा जाता है लैटिस। क्या कहा जाता है, लैटिस। तो इस तरीके से बीच बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बाकी चीजें आसान है, आपको पता है कि सॉलिड होता क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होती है इसमें, वो ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैसेस। डेफिनिट वॉल्यूम होता है सॉलिड का, ये तो आपको पता है। डेफिनिट शेप होती है। लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन डेफिनिट शेप नहीं होती। गैसियस का ना तो डेफिनिट वॉल्यूम होगा, ना तो डेफिनिट शेप होगी। तो इस पे मैं ज्यादा आपका समय वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो अब बात आती है जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। ध्यान से देखिए, दूसरा पार्ट इसका सॉलिड का ही बता रहा हूं। अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा किसमें होगी, ये ए क्वेश्चन बन सकता है। अट्रैक्टिव फोर्स इज हाईएस्ट इन, 4 ऑप्शन होंगे, सॉलिड लिक्विड गैसेस। फोर्थ वन इज नन ऑफ दिस, आपको पता होना चाहिए। अट्रैक्टिव फोर्स सबसे ज्यादा सॉलिड स्टेट में होती है। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, अट्रैक्टिव फोर्स को साथ में क्या कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अट्रैक्टिव फोर्सेज इन सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड, ध्यान से सुनिएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेज को
RACTIV, अट्रैक्टिव जो फोर्सेस होती है उन्हें कहा जाता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस तरीके का क्वेश्चन जो है बीच बीच से आपसे बनेंगे। ये तो अभी पहली यूनिट है, बहुत आसान सी यूनिट है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम, वैसे वैसे थ्योरी में भी ज्यादा क्वेश्चन बने। ठीक है, तो ये तो थे टाइप्स ऑफ मैटर, आपको बताया गया सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनेंगे सॉलिड से बनेंगे, जिसमें अभी तक क्या पढ़ा, रेगुलर अरेंजमेंट को लैटिस बोलते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स जो होती है उसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कहा जाता है। इसके बाद मैटर के ही टाइप बताऊंगा आपको, बस सुनिएगा आप। और सुनने से पहले एक चीज कान खोलकर सुन लीजिए, केमिस्ट्री के नोट्स बनाइएगा खुद से, जो भी लिखवाऊंगा इसके नोट्स बनाइएगा। इसके नोट्स पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे नहीं मिलेंगे। हाँ, जो एमसीक्यूज करेंगे वो आपको सारे मिलेंगे, लेकिन जो यहाँ पर लिखाऊंगा वो नोट्स नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैंने फिजिक्स में आपको बोला है। फिजिक्स के नोट्स सारे दूंगा, इसके नोट्स आपको खुद को भी बनाने हैं। ठीक, अब बात आती है दूसरे टाइप्स ऑफ मैटर की, जिसमें दो टाइप के मैटर होते हैं, होमोजीनियस, जिसे मिक्सचर भी कहा जा सकता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यहां से ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एग्जाम में कभी डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, या तो उसके एग्जाम्पल पूछे जाएंगे या उसके एप्लीकेशन पूछे जाएंगे, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। बस डेफिनेशन तो आपको समझने के लिए है, क्योंकि हम प्लस वन प्लस टू का पेपर तो पास कर नहीं रहे कि हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी फिर क्वेश्चन आप खुद से देखोगे कि कैसे कैसे बनते हैं। तो देखिएगा, इसके आगे हम चलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। एक हो गया होमोजीनियस मिक्सचर, और इसके साथ जो होता है दूसरा, दैट इज हिटेरियोजीनियस, TEREO, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, साफ सुनिएगा आप, होमोजीनियस मिक्सचर में सिंपल भाषा में समझाऊंगा, ऐसा मिक्सचर जिन्हें देख के आपको पता ना चले कि इसमें दो से ज्यादा मिक्सचर मिले हैं, यानी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, होमोजीनियस मिक्सचर में जो है यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। कैसी कंपोजिशन होगी? यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी। अब यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब है जिसमें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं समझ सकते कि इसमें क्या क्या मिला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हो गया वाटर, पानी इसका एग्जाम्पल है। हम नहीं बता सकते देख के कि इसके अंदर क्या क्या घुला है, क्या क्या मिला है। ठीक है, इस टाइप के मिक्सचर को होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है, जिन्हें हम अलग नहीं कर सकते। इन सिंपल वर्ड आप ये भी कह सकते हो। इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रास। ध्यान से सुनिए, जैसे वाटर आएगा एग्जाम में, ये तो आप पहचान लोगे, इसलिए एग्जाम्पल इंपोर्टेंट, ब्रास आएगा। हमें नहीं पता ब्रास कैसा दिखता है, हमने नाम ही सुना है जस्ट। करते हो ना बात, एग्री इस बात से आप? तो इस टाइप के एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्यों? क्योंकि एग्जाम में से चार ऑप्शन आ सकते हैं, जैसे पानी हो गया, परास हो गया, आगे वहां पर लिखा जा सकता है सैंड। ठीक है, तो वहां से पूछा जा सकता है बताओ होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा है इन चार में से। इस तरीके का एमसीक्यू बनेगा, तो अगर आपको नाम पता होंगे तभी आप कर पाओ। तो इसके अपोजिट दूसरा आता है हिटेरोजीनियस मिक्सचर, जिसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, समझ गए होंगे? समझ गए होंगे आप, उसका क्या मतलब हो कि अलग अलग जो उन्हें किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल मैं देता हूं सैंड, दूसरा एक देता हूं स्वाइल। ठीक है, इस तरीके के जो मिक्सचर होंगे उसे कहा जाएगा हिटेरोजीनियस मिक्सचर। अब हिटेरोजीनियस मिक्सचर को अलग करने के बहुत सारे मेथड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हैंड पिकिंग मेथड, हैंड पिकिंग मेथड हो गया। और भी मेथड बहुत सारे हैं, जैसे क्रिस्टलाइजेशन हो गया, सब्लिमेशन हो गया, ठीक है, फ्रैक्शनलाइजेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया। ये सारे तरीके से जो है हमारे हिटेरोजीनियस मिक्सचर को अलग अलग करने के। अब यह ध्यान से सुनिए, जो हिटेरोजीनियस मिक्सचर है ना, दो या दो से अधिक चीजों से मिलकर बना होगा, तो इन चीजों को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फेज। क्या कहा जाता है उसे? फेज। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए चीनी और नमक को मैं घोल देता, ठीक है, वो कौन सा मिक्सचर बन गया? हिटेरोजीनियस मिक्सचर बन गया। लेकिन जब चीनी और नमक जो अलग अलग है ना, उसे फेज कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? फेज। तो एग्जाम में ऐसा कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करके आपको दे सकता है कि मान लीजिए कोई हेटेरोजेनियस मिक्सचर है चीनी और नमक का, बताइए उसमें चीनी और नमक है क्या? तो आपको पता होना चाहिए, उन्हें कहा जाता है फेज। ठीक है, अब आप एक चीज का आंसर करोगे, अभी पता चलेगा आप सुन भी रहे हो या नहीं। ध्यान से देखिएगा, ये लिख रहा हूं मैं स्मोक, बताओ ये कौन सा मिक्सचर? स्मोक हिटेरोजीनियस है या होमोजीनियस है?
शॉर्ट में ही लिखिएगा HET तो मैं समझ जाऊंगा हेटेरोजीनियस, HOM लिखोगे मैं समझ जाऊंगा होमोजीनियस। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। 4 ऑप्शन होंगे, बताओ ये कौन सा है, स्मोक कौन सा मिक्सचर है हमारा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिएगा स्मोक जो है हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, ये याद रखिएगा। तभी मैंने बोला अगर जब तक आप इसके एग्जाम्पल नहीं पढ़ोगे ना दिक्कत आएगी एग्जाम में। हाँ, ये जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, पानी हो गया, मिल्क हो गया, ये तो आप इजिली कर दोगे। एक और देता हूं मैं आपको, जैसे कि एयर। एयर बताओ, एयर हमारे पास जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। एक और चीज देता हूं आपको, क्लाउड। क्लाउड हमारे पास जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकती थी। स्मोक हमारे पास हिटेरियोजेनस है, तो हमारा माइंड चलता है ऐसे कि अच्छा धुआं, बादल भी तो धुआं ही है। तो इस चीज से बचना है। जो क्लाउड है हमारे वो होमोजीनियस मिक्सचर है, और जो स्मोक है हमारा वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, बता दीजिएगा। यहां तक क्लियर हुआ कि क्वेश्चन कैसे कैसे कहां कहां से बन सकता है। ठीक है, बता दीजिए। सभी देखिए, सभी का एक्टिव इनरोलमेंट चाहूंगा तभी बात बनेगी। ठीक है, तो अब जब हम इन एलिमेंट्स मैटर के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। बहुत आसान है, वैसे तो टेट लेवल का है, लेकिन हो सकता है कमीशन में आ जाए। देयर आर 114 एलिमेंट्स। टोटल पीरियोडिक टेबल में 114 एलिमेंट है हमारे पास। ये आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। जिसमें से जिसमें से 92 एलिमेंट जो थे वो नेचुरली अकर है। जो 114 तो टोटल एलिमेंट है, जिसमें से 92 जो एलिमेंट है ना वो नेचुरली जो है अकर है, बाकी सारे बनाए गए हैं खुद से। उन्हें मिक्स करके बनाया गया, किसी भी तरीके से बनाया गया है। याद रखना है 114 एलिमेंट टोटल है पीरियोडिक टेबल में हमारे पास। ठीक है, इन्हीं 114 एलिमेंट से पूरी पृथ्वी बनी हुई। पृथ्वी के अंदर हर एक चीज सिर्फ इन्हीं 114 एलिमेंट से बनी है, और ये 114 एलिमेंट आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। तो आप देख लीजिए, सिर्फ इसी पेज में जो है पूरी पृथ्वी की संरचना है, और उस चीज की संरचना है जहां जहां तक हम पहुंचे हुए हैं। तो उसमें भी 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर से हमें मिले हैं, बाकी हमने खुद से बनाए। ठीक, अब बात यहां से देखिए, क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, मोस्ट अबंडेंट मेटल, मोस्ट अबंडेंट गैस, ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी क्लियर होगा। सबसे ऊपर याद रखना है ऑक्सीजन, O2। उसके नीचे याद रखना है सिलिकॉन। उसके नीचे याद रखना है एल्यूमिनियम। ये तीन ही आपको याद रखने हैं, इसके बाहर कोई चीज याद रखने की नीड नहीं है। अब आपसे ध्यान से सुनिए, यहां पर कंफ्यूजन होती है। अगर आपसे एलिमेंट पूछा जाए तो ऑक्सीजन का नाम लेना है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अगर आपसे मेटल पूछा जाए तो एल्यूमिनियम का नाम लेना है, कि सबसे ज्यादा जो अबंडेंट है वो एल्यूमिनियम है। मैं ओवरऑल आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा अबंडेंट जो एलिमेंट होता है वो ऑक्सीजन होगा नंबर 1 पे, फिर सिलिकॉन होगा, फिर जो है एल्यूमिनियम होगा। लेकिन क्वेश्चन में लिखा गया होगा मोस्ट अबंडेंट मेटल। मोस्ट अबंडेंट मेटल, तो तब ऑक्सीजन को टिक मत कीजिएगा, सिलिकॉन को टिक मत कीजिएगा। सिलिकॉन मेटल नहीं है, ये मेटलॉइड्स है, या इसे सेमी मेटल कह सकते हो। तो इसलिए मोस्ट अबंडेंट जो मेटल होगा वो एल्यूमिनियम हमारा राइट आंसर होगा। और ज्यादातर जो है ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि मोस्ट अबंडेंट मेटल, इसमें कंफ्यूजन होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम में। राइट आंसर इसका एल्यूमिनियम होगा, सिलिकॉन मेटल नहीं है। अगर गैसेस पूछी जाएगी तो सामने है आपके ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये मेटल की भी बात हो गई। अब केमिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले, वैसे तो कल फिजिक्स की क्लास में मैंने कुछ यूनिट्स आपको बताए थे, लेकिन केमिस्ट्री में कुछ नए स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं शुरू से ही बताऊंगा। वो यूनिट्स आपको बताऊंगा, वो कुछ वैल्यूज आपको बताऊंगा जो आगे चल के जो है हमारी थ्रू आउट द केमिस्ट्री, जब +1 कंप्लीट होगी, +2 कंप्लीट होगी, आपकी हेल्प करेगी। वो वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर में इंक्लूडेड है, न्यूमेरिकल के लिए भी जो है इजी रहती है। ठीक है, तो साथ के साथ जो कि बोला गया है आपको नोट्स बनाने हैं। देखिए, सफलता के 3 नियम है। सफल होने के 3 नियम है, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूती इरादा। तो आप देख लीजिए, ये तीनों आपके पास होंगी तभी बात बनेगी। और थोड़ा फास्ट करना है क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी हमें करने हैं, तो धीरे धीरे जो है हमारी रूटीन बनेगी। बस किसी भी दिन जो है क्लास को अवॉइड मत कीजिएगा, आपका ही घाटा है। ठीक है, तो अब हम जो है आगे चलते हैं।
तो कुछ यूनिट्स आपको बताता हूँ, 7 बेसिक यूनिट है इसमें जो आपको पता होगा, जैसे लेंथ की यूनिट मीटर हो गई, टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, ध्यान से सुनिए। ठीक है, वेट की यूनिट केजी हो गई, ये तो हमने पढ़ा है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, कैंडला, ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। किसकी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, मैं लिख देता हूं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये पूछी जा सकती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसकी जो यूनिट है वो है कैंडला हमारे। बाकी करंट की क्या है, एम्पियर है। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट है वो आपको बता देता हूं, टेम्परेचर की, इसकी भी यूनिट पूछी जा सकती है, ये क्या है, केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर की यूनिट जो है केल्विन है। अब ध्यान से सुन, कुछ एक दो वैल्यूज आपको बताऊंगा जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, जो वैसे कल तो बताई गई थी, लेकिन ध्यान से सुनिए। एंगस्ट्रोम, एक एंगस्ट्रोम होता है 10⁻⁻10 मीटर, इस चीज का याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। ठीक है, उसके बाद नैनोमीटर, आपको पता है 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद पिकोमीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर। ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। मिली होगा, उसके बाद माइक्रो होगा, मिली आपको पता है, माइक्रो आपको पता है। माइक्रो कितना होता है, 10⁻6। मिली कितना होता है, 10⁻⁻3। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये बहुत काम की है। फिलहाल आपको देखने में लग रहा होगा कि आता है, न्यूमेरिकल में यूज होता है, इसलिए मैंने आपको रिकॉल करवाया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, टेम्परेचर जो है स्टार्ट हुआ है, तो टेम्परेचर के एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। टेम्परेचर में जो है दो स्केल रहते हैं हमारे पास, एक केल्विन का स्केल रहता है और एक स्केल रहता है हमारे पास फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। तो उसमें जो केल्विन टेम्परेचर की स्केल है ना, ध्यान से देखिए, केल्विन टेम्परेचर की जो स्केल है ना, ये याद कीजिए, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है। याद रखना है, सेल्सियस प्लस 273.50। कितना है, सेल्सियस प्लस 273.50। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। कन्वर्ट करने को कई बार आ सकता है, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। इसी तरीके से आपसे एक और रिलेशन पूछा जा सकता है फारेनहाइट और सेल्सियस का। फॉर्मूला सुनिए, जब फारेनहाइट की स्केल होती है वो होती है 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये दो फार्मूले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज अवर फर्स्ट फार्मूला, दिस इज अवर सेकंड फार्मूला। क्या है, फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच का रिलेशन। अब ध्यान से सुनिए, एक चीज मैं आपको एक फॉर्मूला में और डिराइव करवा देता हूं, जिसे याद करने की नीड नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, इस तरीके से पढ़ेंगे, कंटेंट ज्यादा पढ़ेंगे, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट। कंटेंट कम पढ़ना है, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो, क्रैम कम करना है, क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट हो, इस तरीके से पढ़ना है। तो ध्यान से देखिए, केल्विन की स्केल बिल्कुल सिंपल है, सेल्सियस में 273.15 ऐड करना है। फारेनहाइट की जो स्केल है, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपको याद करना पड़ेगा, याद हो जाएगा 2-3 बार जब पढ़ोगे। 9/5 सेल्सियस प्लस 32। अब ध्यान से सुनिए, अगर सेल्सियस निकालना हो, आपको फॉर्मूला याद करने की कोई नीड नहीं, बस सिंपल हम इसे रीअरेंज करेंगे। क्या बनेगा, देखिए, 9/5 सेल्सियस इक्वल टू फारेनहाइट -32। तो सेल्सियस कितना हो गया, देखिए, सेल्सियस इट इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5/9 फारेनहाइट -32। तो ये हमारे पास तीसरा फॉर्मूला बन गया, अगर सेल्सियस से फारेनहाइट में जो है हमें कन्वर्ट करना हो। तो ये तीन फार्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एग्जाम में न्यूमेरिकल बन सकता है, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यहां से ये कैसे बना, ये अभी मैंने आपको बता दिया, बस सिंपल जो है रीअरेंज कीजिए। अब अगर आपके पास सेल्सियस की वैल्यू दी गई होगी, फारेनहाइट आप निकाल सकते हो। ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू दी गई होगी, केल्विन में आप निकाल सकते हो। फारेनहाइट की वैल्यू दी गई होगी, सेल्सियस में आप निकाल सकते हो। ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा एग्जाम। ठीक है, मैं थोड़े से जो है एक दो वैल्यूज आपको बता देता हूं, जैसे जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, वो आपको बता देता हूं, दैट इज 98 पॉइंट कितना है, 6 डिग्री फारेनहाइट होता है, जिसे सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और केल्विन में कैसे करेंगे, अगर वैल्यू याद नहीं रहती, सिंपल ऐड कर दो। यहाँ पर देखिए, केल्विन में कन्वर्ट करना है, ये है सेल्सियस, ऐड कर दो, कितना आएगा, 310.15। क्योंकि 273 ऐड करेंगे तो केल्विन में कितना आ जाएगा, 310.15 केल्विन।
तो ये बॉडी के टेम्परेचर भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में है, ये केल्विन में है। कोई भी स्केल आपसे पूछी जा सकती है। आपसे ये फ़ॉर्मूला पूछे जा सकते हैं। आपसे ये निकालने को पूछा जा सकता है कि अगर फ़ारेनहाइट इतना है तो सेल्सियस निकालो। आपको बस ये रिलेशन याद होनी चाहिए। अब जैसे 100 डिग्री सेल्सियस का है, पानी किस पॉइंट पे उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, आपने इसमें सिंपल ऐड करना है 373.15 केल्विन। कितना हो गया? 373.15 केल्विन। और फारेनहाइट का अगर याद, वैसे 212 के आसपास रहता है, अगर याद ना हो यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर डाल देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। 212 डिग्री फारेनहाइट होता है शायद, कंफर्म कर लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। 212 डिग्री फारेनहाइट, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तरीका मैंने आपको बता दिया, अगर याद कर लेते हो अच्छी बात है, याद नहीं होता फॉर्मूला याद कर लो। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में। अब टेम्परेचर के बाद जो है एक चीज आपको बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम जो है सिग्निफिकेंट नंबर निकालना सीखेंगे, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस अकेले चैप्टर में। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। बहुत सारी यूनिट्स हमने पढ़ी, जैसे अभी आपको बताया मैंने कि वेट की क्या होती है, केजी होती है, लेंथ की मीटर हो गई, टाइम की सेकंड होगी। उस तरीके से केमिस्ट्री के इस चैप्टर में डेंसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। डेंसिटी याद रखिएगा, डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम। क्या होती है? मास ओवर वॉल्यूम। अगर डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है तो अब बता दीजिए मास की क्या होती है? केजी ओवर वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो क्या यूनिट बन गई? केजी मीटर माइनस क्यूब। ये यूनिट देख लीजिए, और डेंसिटी निकलती कैसे है ये देख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में बन जाते हैं। और केमिस्ट्री में भी 2 या 3 न्यूमेरिकल या 4 न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसे धीरे धीरे हम थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल पढ़ते रहे, आप हर न्यूमेरिकल करने में सक्षम होंगे एग्जाम में, ये मेरा वादा है। बस साथ के साथ चलना। यहां तक किसी को कोई डाउट बता दीजिए, यस और नो कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट जो सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताऊं। बता दीजिए यहां तक क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए, जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना, बहुत सारे रूल मिलेंगे आपको बुक के अंदर, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल से करवाऊंगा, आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप रूल याद करो, कोई रूल बुक देखो सिग्निफिकेंट फिगर निकालने की। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल लिखूंगा, उसी से सारे रूल समझा दूंगा। ठीक है ना? तो रूल याद करने की नीड पड़ेगी, आप देख के फिर सिग्निफिकेंट फिगर बता सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर इस चैप्टर से खासकर। और इस चैप्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में पूछी जा सके। सिग्निफिकेंट फिगर जरूर से देखिए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, मैं थोड़े से एग्जाम्पल लिखूंगा 5-6, उससे आपको उसके रूल समझाऊंगा। ठीक है, तो आप भी इन एग्जाम्पल को लिखते जाइएगा और साथ के साथ फिर रूल जो मैं बताऊंगा उसे लिखिएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल है 207.35। उसके बाद है दूसरा हमारा 0.00368। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा 0.0052। फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा फोर्थ है 0.002। फिफ्थ एग्जाम्पल है हमारे पास 653। सिक्स्थ एग्जाम्पल है हमारे पास 3.653 इंटू 10 रेज टू द पावर 4, इंटू 10 रेज टू द पावर 4। सेवंथ एग्जाम्पल है हमारे पास 12600। एट्थ एग्जाम्पल है हमारे पास 500.0। ठीक है, और नाइन्थ एग्जाम्पल है हमारे पास 2.005। और टेंथ एग्जाम्पल है हमारे पास 200.0।
इससे आपको सारे रूल समझा दूंगा, ये सारे न्यूमेरिकल है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। बस अब आप ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट लिखना छोड़ दीजिए, मेरी तरफ देखिएगा, सभी व्हाइट बोर्ड पर देखिए। सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, 2020 को छोड़ के हर एग्जाम में आया। ठीक है, तो देखिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर जो है, आपने जैसे ये दिख रहा है ना आपको, 1 2 3 4 5, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। देखने में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल सामने आप देखिएगा। अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट रूल अब आपके पास एक ऐड होगा। 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, कोई डाउट तो नहीं, किसी को बता दीजिए, होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर में दिक्कत आना कहां से स्टार्ट होगी, जहां पर जीरो होगा। तो ध्यान से देखिए, जब ये लेफ्ट साइड में जीरो होगा ना, जब लेफ्ट साइड में जीरो होगा, आपको ये काउंट नहीं करनी है, चाहे फिर यहाँ पर पॉइंट ही क्यों ना हो। इन रूल को ध्यान से सुन लीजिए, आपको इससे क्या होगा, रूल याद करने की नीड नहीं होगी, आप देख के ही इसका आंसर कर सकते हो। तो इसमें सिर्फ जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो होंगे 3, दैट इज 368। इसमें ये जो लेफ्ट साइड वाली जीरो है ना, ये काउंट नहीं करनी है आप। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, देख के पता लग रहा है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्या एक रूल बन गया हमारे पास कि लेफ्ट साइड वाली जीरो नहीं काउंट करनी। ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहां पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ध्यान से देखिए, यहां पर यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर में एक और रूल ऐड होगा कि अगर आगे की तरफ जैसे 10 की पावर 4 आ गया, 10 की पावर 5 आ गया, 10 की पावर 6, 10 की पावर 2 आ गया, तो वो जीरो भी आपको काउंट नहीं करनी। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर, 1 2 3 4। ना तो लेफ्ट वाली काउंट की हमने, ना तो राइट वाली जीरो काउंट कर रहे हैं। ठीक है, कितने आ गए, 4 आ गए। अब ध्यान से देखिए, यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इस चीज को ध्यान से देखिए, इसे मैं लिख सकता हूं 120 इंटू 10 का स्क्वायर। तो ये जीरो तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हुए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। यहां तक कोई डाउट बता दीजिए, ये क्लियर है। अभी तक 2 या 3 रूल बने बीच में, ये क्लियर हो गया, बता दीजिए, ये जरूरी है बहुत। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक और रूल ऐड होगा अब। जैसे ना तो लेफ्ट वाली जीरो गिनी, ना तो राइट वाली जीरो गिनी, अब यहाँ पर एक चीज ऐड होगी। जैसे यहाँ पर देखिए 5 0 0 है राइट हैंड साइड की तरफ जीरो, लेकिन यहाँ पर देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट दिख रहा होगा। अगर पॉइंट बीच में लगा होगा, अगर ये जो पॉइंट इस तरफ राइट हैंड साइड की बात कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर पॉइंट बीच में लगा है ना, ये सारी जीरो काउंट करनी है, ये सारी जीरो स्पेस में काउंट करनी है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए बहुत अच्छे से जो है ढूंढ के लाया हूं एग्जाम्पल सारे, इससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, सारे टाइप से इंक्लूड कर दिए हैं। अब देखिए यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 200.0 पॉइंट लग गया है राइट हैंड साइड की तरफ, इसका मतलब ये जीरो भी काउंट करनी है, ये पीछे वाली जीरो भी काउंट करनी है। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। बस ये लास्ट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है जीरो को लेकर, कि कहां पर जो है जीरो हमें काउंट करनी है, कहां पर काउंट नहीं करनी है, बता दीजिए, या थोड़े से 1 2 और एग्जांपल ले लूं जिसे आप फॉलो करो, बता दीजिएगा, या 1 2 एग्जांपल और ले ले। ठीक है, मैं ले लेता हूं थोड़े से एग्जांपल, ताकि आपको हर चीज क्लियर हो जाए। ध्यान से देखिए, 11 1.00 इंटू 10 raised to the power 6। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 0.0010। 13 देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जैसे जैसे पूछता जाऊंगा आपको आंसर करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट। आपको रूल याद हो चुके हैं। देखिए ये वाला हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन पॉइंट है, पॉइंट के साथ बिल्कुल ठीक है, आंसर सभी का ठीक है, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। हो गया ना काम। इसमें बताओ कितने, जल्दी से बताओ। यहां पर पॉइंट है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट, बिल्कुल ठीक, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ बताओ, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो समझ लो फिर आपको अच्छे से समझ आ गया। जल्दी से बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 कैसे,
पाई की वैल्यू तो कभी खत्म ही नहीं होती, ये तो हम मैथमेटिक्स में अपने लिए ले लेते हैं 3.14। पाई तो इरेशनल नंबर नहीं है। पाई कौन सा नंबर है बताओ इरेशनल? पाई कभी खत्म होता है? जी नहीं, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, क्योंकि यूनिक है। और आप गलत कर दोगे, हम सब ने वैल्यू पढ़ी है 3.14, वो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। पाई की वैल्यू तो कभी खत्म ही नहीं होती, क्योंकि पाई क्या है? इरेशनल नंबर। इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेता हूं, ताकि सारी चीजें आपको क्लियर हो जाए। एक सेकंड दीजिएगा। वैसे तो काफी एग्जाम्पल हो चुके हैं, पर मैं ढूंढ लेता हूँ, अगर थोड़े कहीं पर एग्जाम्पल मिलते हैं तो उन्हें भी कर लेंगे, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको एग्जाम में। काफी है, मेरे को इससे ज्यादा एग्जाम्पल मिल भी नहीं रहे। लेकिन मेन दिक्कत ये है कि अगर आपको ये फॉर्मूला, जो अभी तक मैंने आपको रूल्स बताए, अगर ये याद नहीं होंगे, क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता अच्छे से रूल आपको समझ आ गया होगा। बता दीजिए यस और नो, रूल समझ आ गए हैं ना कि क्या हमने किया? ये इसलिए मैंने सभी एग्जाम्पल एक साथ ले लिए, ताकि आपको पता लग जाए। फिर मैं आगे चलता हूँ। हाँ, एक चीज में इसमें एक नया रूल आपको बता देता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर का। वैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.0823 मल्टीप्लाई बाय 298.15 मल्टीप्लाई बाय 0112 डिवाइडेड बाय 0.5785। ध्यान से देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। आपसे पता क्या, आप फाइंड आउट इट सिग्निफिकेंट फिगर। अब आप क्या सॉल्व करने लगोगे एग्जाम में? जी नहीं, तो इसका शॉर्टकट बता देता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसे लिख लीजिए। आपने पता क्या करना, अगर वैसे तो इसका जो एग्जैक्ट जो क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, डिवाइड कीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको? सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं कि अगर एग्जाम में आ गया, हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे? कितना टाइम लगेगा? आपने करना जो एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीसरी वैल्यू, चौथी वैल्यू, जो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जहां पर होंगे वो लिख देगा। जैसे कि यहाँ पर कितने हैं? एक दो तीन चार, यहाँ पर चार है, यहाँ पर एक, यहाँ पर पांच है, यहाँ पर तीन है, और यहाँ पर भी चार सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सबसे कम कहां पर हुआ है? यहाँ पर। तो इस पूरी एक्सप्रेशन के तीन सिग्निफिकेंट फिगर, इसे राइट आंसर मानना है। देखिए, ये खुद का इजाद किया हुआ तरीका है। ठीक है, तो इसकी मैं आपको बता सकता हूँ कि 99% एक्यूरेसी है। 99% एक्यूरेसी है जो ट्रिक आपको बताई। हाँ, 1% ऐसा भी है कि बहुत ही किस्मत हमारी खराब है कि क्वेश्चन गलत हो जाए। लेकिन जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। हाँ, टाइम आपके पास बचा होगा एग्जाम में, जो कि बहुत मुश्किल है, तो सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को। अदरवाइज शॉर्टकट आपको बता दिया, जैसे जो भी नंबर होंगे, जो सबसे छोटा नंबर के जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, वही टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आपने लिखना है। एक नया रूल जो है ऐड कर लीजिए। एक्यूरेसी भी इसके बता दी, 98 to 99% ठीक रहता है क्वेश्चन। तो इतना तो चांस ले सकते हैं एग्जाम में हम, क्योंकि समय बच रहा है। ठीक, तो ये सिग्निफिकेंट के बारे में था। अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा आपको लॉज के बारे में बताऊंगा, तो वहां से आपको ये चीज पता चलेगी कि जब हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, वहां से क्वेश्चन कैसे पुट आउट होगा। ध्यान से सुनना है अब आपको आगे। सबसे पहला जो लॉ है, देखिए, डेफिनेशन तो एग्जाम में कभी पूछी नहीं जाएगी, ये आपको भी पता है। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखिए, थ्योरी पढ़ने की नीड आपको नहीं है। थ्योरी सारी पढ़ के मैं आपको करवाऊंगा एक लेक्चर में। बाकी दो लेक्चर के पूरी प्रैक्टिस होगी, एमसीक्यूज होंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो लेकिन जो थ्योरी होगी वो पहली लेक्चर में होगी। थ्योरी आपको बुक से पढ़ने की नीड नहीं है, मैं सारी कवर करूंगा। बस आपको थोड़ी खुद से भी प्रैक्टिस करनी है, बस मैं इतना चाहता हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला लॉ है हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए बात आती है कि अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। इसके तीन चार स्टेटमेंट आ सकती है, तो मैं आपको मेन मेन बता देता हूं। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, ये कहता है मास ऑफ प्रोडक्ट, मैं की पॉइंट्स लिखाता हूं, जो मास ऑफ प्रोडक्ट होगा इट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेड मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैं उल्टा लिख रहा हूं तो ध्यान से देख लीजिएगा, मास ऑफ रिएक्टेड, ठीक है, मास ऑफ रिएक्टेंट पहले कोई वैसे फर्क नहीं पड़ेगा, बराबर का ही साइन है बीच में, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। इसके बाद इसको वेरीफाई जो किया गया था, इसको वेरीफाई किया गया था लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा, इसके द्वारा लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो आ सकता है। लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो है इसे वेरीफाई किया गया था। और इसका जो जन्मदाता है, किसने जो है इसे वेरीफाई किया था, वो था लवाइजर। क्या था लवाइजर, स्पेलिंग में बता देता हूं, LOLAVOISIER, ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। आपको क्वेश्चन आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसमें से कोई भी चीज आ सकती है। होता क्या है, मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट होता है। किस एक्सपेरिमेंट के द्वारा इस लॉ को वेरीफाई किया गया था, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट था। इसमें एच शेप की ट्यूब थी, एच शेप ट्यूब थी। ये भी आ सकता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द ट्यूब ऑफ लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट। ये कब लिख पाओगे, जब आपको पता होगा लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, दिया किसने था, लेवाइजर ने दिया था। क्या प्रूव करने के लिए दिया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करने के लिए दिया था। तो देखिए यहां से 7-8 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब बात आती है कि इस एक्सपेरिमेंट में था क्या क्या। जो एच शेप ट्यूब थी उसमें दो चीजें थी, एक था हमारे पास NaCl, दूसरा था हमारे पास AgNO3। तो उसने बनाया था हमारे पास AgCl प्लस आगे कोई और वैल्यू थी, आपको इससे काम करना है। इसके बने थे व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, देख लीजिए सारी चीज आपके सामने रखी। आपको ये भी बता दिया कि जब भी अब डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो आपको इस तरीके से सोचना है, इसलिए मैंने इसमें डिटेल से बता दिया। आगे इतना डिटेल से नहीं बताऊंगा कि एमसीक्यू बनेंगे कैसे। इसमें एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि जैसे जब भी इस तरीके की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेशन तो नहीं पूछी जाएगी, अंडरस्टूड है। आपसे पूछा जा सकता है होता क्या, आपको पता होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट के बराबर होगा। दिया किसने था, ये दिया था लेवाइजर साइंटिस्ट ने। कौन से एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था, लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिया था। लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट क्या था, उसमें एक एच शेप की ट्यूब थी जिसमें ये वाले जो केमिकल थे हमारे इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मिलकर क्या बनाया था, एजीसीएल। एजीसीएल का कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट के कलर। क्लियर हुआ कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और आपको अब जितने भी आगे लॉ पढ़ेंगे क्या जो है उनमें पढ़ना है, बता दीजिए। ठीक है, इसके बाद एक और लॉ आता है हमारे पास, जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, बस जैसा कि इसका नाम है वैसा इसका काम है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन कहता है अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय रेट। डेफिनेशन याद करने की कोई नीड नहीं है, सिंपल शब्दों में आपको बता देता हूं कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है। मैं ये दो लॉ इसलिए करवा रहा हूं कि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। ठीक है, ये बोलता है इन सिंपल भाषा में सुनिएगा कि मान लीजिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमें चाहे नेचर से मिले, ठीक है, CO2 ये चाहे हम खुद बनाए, क्योंकि खुद भी तो हम लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो हमेशा ये जो प्रोपोर्शन होगा इनका ना वो सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये किस प्रोपोर्शन में है, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में, कार्बन का वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास कार्बन का हो गया 12, इस टू ऑक्सीजन का कितना हो जाता है 16 × 32, तो कितना हो गया ये 3:8 प्रोपोर्शन आया हमारा। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में 3:8 प्रोपोर्शन में है। तो ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये लॉ यही हमें बताता है कि CO2 हमें चाहे नेचुरली मिले, CO2 चाहे हमें नेचर से मिले,
या CO2 चाहे मैन मेड हो, जहां मर्जी से CO2 मिले ये हमेशा इसी प्रोपोर्शन में मिलेगा। चाहे जब हम अभी बाहर सांस निकाल रहे हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो 3:8 की रेशो में होगी। चाहे हम लेबोरेटरी में कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, वो भी 3:8 रेशो में होगी। तो ये कहता है हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन की हमेशा सेम प्रोपोर्शन में रहेगा, जहां मर्जी से हमें कोई केमिकल कंपाउंड मिले। तो ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ध्यान से सुनिएगा, अभी एमसीक्यू आएंगे, अभी एमसीक्यू आएंगे। बता दीजिएगा, जैसे 4:41 हो गए, 45 मिनट पर हम एमसीक्यू करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि 15 मिनट में आपको पता भी चले कि यहां से क्वेश्चन जो बनेंगे आपको याद कितने रह रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लॉ से जो है क्वेश्चन बनेगा आपके पास। ठीक है, इसके बाद जो मेन आता है वो आता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है हमारे पास। बहुत ज्यादा यहाँ पर पढ़ने का नहीं है, ये सारी बेसिक सी चीजें हैं। देखिए बस नाम सुनिएगा, क्या है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट है, कुछ पोस्टुलेट तो हमारे काम के नहीं है, बस इसकी मेन मेन चीज आपको बता देता हूँ। डाल्टन जो एटॉमिक थ्योरी थी किसने दी थी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी थी हमें डाल्टन ने। इसने पता क्या बोला था? इसने बोला था कि जो किसी भी मटेरियल की सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है एटम। वो होती है एटम। जबकि हमें पता है कि एटम अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में टूट जाता है, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि सबसे छोटी यूनिट क्या है? एटम है। एमसीक्यू बन सकता है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट? आपको पता होना चाहिए, एटम होती है। ये बोलता था डाल्टन कि एटम सबसे छोटी है, और एटम ही केमिकल रिएक्शन में, जो एटम है ना, ये ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कौन? एटम ही हमारे पास। ठीक है, तो ये कहा था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने, जिसे बाद में जो है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने जो है डिनाई किया था। उसे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे हैं। ये फेल हो गया था कुछ चीजों को बताने के लिए, वो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो लिख लेते हैं। ये फेल हुआ था कुछ चीजों को बताने के लिए, वो मेन मेन चीजें ही लिखेंगे, क्योंकि वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। जो डेल्टन था, ये फेल हुआ था जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है ना किसी पार्टिकल के अंदर, उसे बताने के लिए। एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर। क्या हो गया? इट फेल्ड टू एक्सप्लेन नेचर ऑफ फोर्सेस, लिखता नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर एटम, दैट बाइंड टुगेदर द एटम इन अ मॉलिक्यूल। यानी कोई मैटर है हमारे पास जिसके जो एटम है वो किस फोर्स से जो है कनेक्ट हुए हैं, तो उसे फेल हो गया था ये एक्सप्लेन करने में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि फेल कौन? आपके पास क्या होगा? 4 स्टेटमेंट होंगे। आपसे पूछा गया होगा डेल्टन एटॉमिक थ्योरी कहाँ फेल हुई थी, तो ये आप तभी लिख पाओगे जब आपको पता हो। ठीक है, कहां पे फेल हुआ था? नेचर ऑफ फोर्सेस दैट बाइंड टुगेदर द एटम, उसे फेल हो गया था बताने में। ये फेल हो गया था सिमिलरिटी इन सिमिलर, सिमिलरिटीज इन सिमिलर आइटम। ये फेल कहाँ हुआ था? ये फेल हो गया था कि दो कोई आइटम है वो सिमिलर है, उनकी प्रॉपर्टी भी सिमिलर होती है, लेकिन ये फेल्ड हो गया था ये चीज को बचाने के लिए कि कोई दो सिमिलर आइटम है वो क्यों सिमिलर है। ठीक है, इस चीज में भी ये फेल हुआ था। ये फेल हो गया था डिफरेंस बताने में। ये फेल हो गया था डिफरेंस बताने में, किस चीज का? कि कोई दो डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी क्यों डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज है, वो क्यों डिफरेंट है एक दूसरे से, किस वजह से डिफरेंट है, तो वो डिफरेंस बताने के लिए भी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी वो फेल हो चुकी। ठीक है, तो इसमें तो ज्यादातर चांस है वो इस पहले वाले पोस्टुलेट के हैं जहां पर ये फेल हुआ था कि नेचर ऑफ फोर्स दैट बाइंड टुगेदर। लेकिन आपको ये तीनों याद रखने। थ्योरी में आज के लिए इतना ही करेंगे, वैसे और भी चीजें थी लेकिन टाइम जो है हो चुका है। ठीक है, तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उससे पहले हम एमसीक्यू कर लेते हैं। बता दीजिए आप रेडी हो एमसीक्यू करने के लिए? जितना अभी तक पढ़ा यही में से एमसीक्यू होंगे, इन्हीं में से जो है एमसीक्यू होंगे। वैसे तो बहुत सारे एमसीक्यू मैंने आपको बताया, लेकिन फिर भी आपको अभी और आइडिया लग जाएगा कि कैसे जो है एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं एग्जाम के लिए। एक सेकंड दीजिएगा, अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यू आ जाएंगे। चलिए, फटाफट आंसर करना है आपको। एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है,
देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है? अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड आयोडीन कैन बी सेपरेटेड बाय, चार ऑप्शन है, फटाफट आंसर आ जाने चाहिए। ऑप्शन ए क्रिस्टलाइजेशन, बी डिस्टिलेशन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन। बिल्कुल ठीक है, सभी को पता है ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्यों? सब्लिमेशन क्या प्रोसेस होती है? सब्लिमेशन प्रोसेस होती है जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है गैसेस में, लिक्विड में वो आता ही नहीं। तो हमें मिक्सचर ही बोला गया था ऑफ सैंड एंड आयोडीन। अब मिक्सचर ऑफ सैंड और आयोडीन क्या होता है? ये एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है जिसे हम जो है सब्लिमेशन जो है प्रोसेस के द्वारा अलग करते हैं। साथ के साथ क्या है, हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन है। क्रिस्टलाइजेशन होता क्या है? आंसर इसका ऑप्शन सी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन वन का आंसर है सी। अब मैं बता देता हूँ क्रिस्टलाइजेशन होता क्या। क्रिस्टल बनाना यानी लिक्विड से सॉलिड बनाना, वो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, आपको पता है कि ये होता क्या है? लिक्विड से गैसेस बनना, वो हमारे पास डिस्टिलेशन हो गया। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? मान लीजिए ऐसे जो लिक्विड सॉलिड होते हैं, माफ कीजिएगा, जो लिक्विड होते हैं उन्हें गैसेस में कन्वर्ट करना है, वो तो हुआ डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करना, लेकिन उन सबस्टांस का जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री से नीचे होना चाहिए। वो वहां पर जिन सबस्टांस का टेम्परेचर 25 डिग्री से नीचे होगा, देखिए ये क्वेश्चन भी बन रहा है, वो बन जाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, डिफरेंस इन डेंसिटी इज द बेसिस ऑफ, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डिफरेंस इन डेंसिटी, डेंसिटीज में जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? बता दीजिए फटाफट इसका आंसर। ऑप्शन ए अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी मॉलिक्यूलर सीवेनिंग, ऑप्शन सी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, ऑप्शन डी ग्रेविटी सेपरेशन। हमेशा याद रखना, जब भी डेंसिटी का कोई चीज आएगी ना, ग्रेविटी बहुत रोल प्ले करती है। जैसे आपने देखा होगा, तेल डालते हैं, ग्लिसरीन डालते हैं, पानी डालते हैं, ठीक है, ग्रेविटी उसके ऊपर रोल करती है। कैसे? जो सबसे भारी होगा पानी होता है, वो सबसे नीचे आ जाएगा, तेल ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उन सबकी डेंसिटी अलग अलग है, हर चीज की डेंसिटी अलग अलग है। ठीक है, तो डिफरेंस इन डेंसिटी इज द बेसिस ऑफ किसका? बता दीजिएगा, ग्रेविटी सेपरेशन का। क्वेश्चन टू का आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर हुआ? ये बता दीजिए यस और नो, भूलोगे तो नहीं इस क्वेश्चन को। डेंसिटी किस वजह से होती है? ग्रेविटी की वजह से होती है। ठीक है, ग्रेविटी बहुत रोल प्ले करती है डेंसिटी के ऊपर। एक और चीज आपको बता देता हूं, जब डेंसिटी की बातें चली है, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज्यादा असर पड़ता है, ये चीज को भी याद रखिएगा। हो सकता है क्वेश्चन आपको आ जाए कि टेम्परेचर क्या रोल प्ले करती है डेंसिटी के ऊपर, तो आपको बताना है उस हिसाब से जो ऑप्शन में होंगे आपको बता दिया गया कि डेंसिटी के ऊपर टेम्परेचर का भी रोल प्ले होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच हैज हाईएस्ट वेट, इनमें से सबसे ज्यादा वजन किसका है? बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें से हाईएस्ट वेट किसका होगा? जल्दी से बताएं, 1 मिनट आपको मिलेगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 मिनट भी मैंने ज्यादा बोला, 30 सेकंड मिलेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, तो बता दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिएगा। विच हैज हाईएस्ट वेट, सबसे ज्यादा वजन किसका होगा? 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, अ नॉर्मल एडल्ट मैन, 10 लीटर ऑफ मरकरी, एंड ऑल हैव द सेम वेट। जल्दी से बता दीजिए। समय आपका समाप्त हो चुका है, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना। आप यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में तुक्का भी लगाना हो आपको, तो कैसे आप लगाओगे, मैं वो भी आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर, 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर है हमारे पास, इसका वजन कितना होगा? पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, 1 मीटर क्यूब को पहले हम सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। जब भी इस तरीके का वजन निकालने का क्वेश्चन है, सभी चीजों को सेंटीमीटर क्यूब में जो है कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करूंगा, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दूं, बता दीजिए ये पता है क्यों आया? यस और नो कर दीजिए, ये पता लगा क्यों आया कि मैं इसे बता दूं? मुझे बता दीजिए ना आप पहले ये। ठीक है, सभी को पता लगा ना ये 10 की पावर 6 क्यों आया? देखिए फिर भी मैं बता देता हूँ। देखिए 1 मीटर है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन पावर 3 है, तो यहाँ भी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, पावर 3 हो गई, जब 100 की पावर 3 होगी तो कितना आ गया? 100।
हंड्रेड, हंड्रेड, 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब कन्वर्ट कर दिया। अब एक चीज याद रखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी मैंने आपको पहले लेक्चर में बतानी थी लेकिन मैं स्किप कर गया, अभी बता देता हूं आपको। डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है? डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 kg मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है? 1 kg मीटर क्यूब। ये आपको याद रखना है क्योंकि कुछ कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू रहते हैं, जैसे पानी की आप याद रख लीजिए, मिनट की मैं आपको बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को करवाता हूं। ठीक है, डेंसिटी आपको कुछ जो चीजें हैं जैसे पानी की स्टैंडर्ड जो है वो याद रखनी है, वो अभी लिखवाता हूं, पहले न्यूमेरिकल कर ले। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है इतना, हमें इसका वेट निकालना है। अभी हमने डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था मास ओवर वॉल्यूम, तो मास जब हम यहां से निकालेंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है 10 की पावर 6। ठीक है, और हम क्या निकाल रहे हैं? मास। क्या वैल्यू लगेगी आगे? केजी। ठीक है, तो कितना, माफ कीजिएगा, आगे वैल्यू लगेगी ग्राम, क्योंकि ग्राम में कन्वर्ट कर दी है हर चीज। ठीक है, तो कितना आ गया? 10 की पावर 6 ग्राम, विच इज इक्वल टू 10 की पावर 3 kg, दैट इज इक्वल टू 1000 kg। ठीक है, 1000 kg जो है हमारे पास ये आ गया। 1 मीटर क्यूब ऑफ वाटर 1000 kg कहां से निकाला? ध्यान से सुन लीजिए, डेंसिटी निकालनी पड़ी हमें पानी की। क्या निकाली? पानी की डेंसिटी निकाली, और जो पानी की डेंसिटी होती है 1 होती है ग्राम में, सेंटीमीटर क्यूब, इनवर्स क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में हम हर चीज वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है 1 ग्राम होती है पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां से हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था डेंसिटी का, मास ओवर वॉल्यूम। मास निकाला हमने यहां से, क्योंकि वेट ही पूछा है ना, आपको पता है वेट पूछा है, मास निकाला, तो जब वैल्यू मल्टीप्लाई की 1 इंटू 10 की पावर 6 ग्राम आया, 10 की पावर 6 ग्राम होता है 10 की पावर 3 kg, दैट इज 1000 kg। ठीक है, अब ये कन्वर्ट करना तो आपको आता होगा नो डाउट, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ठीक, तो एक निकल गया। दूसरा है अ नॉर्मल एडल्ट मैन। नॉर्मल एडल्ट मैन का कितना वजन होगा? 60 से 65 kg, 65 से 70 kg। ठीक है, तो ये तो था ऑप्शन ए। ऑप्शन बी का था कि मतलब यहां पर लिख लेते हैं 75 से 80 kg। ऑप्शन सी 10 लीटर ऑफ मरकरी, मरकरी की भी मैं आपको डेंसिटी लिखवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। और ध्यान से सुनिएगा, अगर क्वेश्चन आना होगा ना एग्जाम में, यही ऑप्शन आएंगे, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जैसी वैल्यूज हैं, ये जनरली हमें मिल जाती है। तो मरकरी की जो डेंसिटी है वो लिख लीजिएगा, मरकरी की डेंसिटी है 13.5। कितनी है? 13.5 है। अब इसे जो है 10 लीटर के साथ हमें कन्वर्ट करना है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी। 1 लीटर वे कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं? बड़ा होगा, आपने फिजिक्स में भी बताया था आपको, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। जिन्होंने ये पहली बार पढ़ा लिख लीजिए, ये बहुत काम आने वाला है। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 10 लीटर में कितने होंगे? 10 की पावर 4। 10 लीटर में कितने होंगे? 10 की पावर 4। अब हमने क्या निकालना है? इस फॉर्मूले का अप्लाई करके उसका वेट। तो एम कितना निकलेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया 10 की पावर 4, डेंसिटी हमारे पास है 13.5, तो मैं यहां पर कर देता हूं 13.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4। ठीक है, आगे लगेगा ग्राम। कितना आ गया ये बन गया हमारे पास 13.5 इंटू 10 kg। कितना बन गया? 135 kg। तो आप यहां पर देख लीजिए, सारी चीजें हमने निकाल दी। ऑप्शन एक निकला 1000 kg, एन अडल्ट मैन 75 से 80 kg का होता है। और 10 लीटर ऑफ मरकरी निकला हमारे पास, कितना वेट है उसका? 135 kg। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ हमारे पास? क्वेश्चन 3 का आंसर हुआ ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। ये क्लियर हुआ? कैसे निकाला हमने, बता दीजिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ? डेंसिटी का। लेकिन डेंसिटी में से क्या निकाला हमने? मास निकाला। उसमें हमें क्या पता होना चाहिए था? डेंसिटी पता होनी चाहिए थी पानी की और मरकरी की। अब आप कभी नहीं भूलोगे, पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और मरकरी की डेंसिटी 13.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बता दीजिए क्लियर है? अदरवाइज मैं रिपीट कर दूंगा फॉर्मूला या क्वेश्चन।
अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी और स्टैंडर्ड वैल्यू आपको लिखा देता हूं, जिन पर एग्जाम में न्यूमेरिकल बन सकता है, जिन पर एग्जाम में न्यूमेरिकल बन सकता है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, मिल्क की होती है 1.02, ठीक है। H2O वाटर की आपको पता लग गया 1 होती है। अगर देखिए, अब ध्यान से सुनिए, अगर मान लीजिए एग्जाम में मिल्क भी आता है ना, तो 1.02 की जगह 1 ही लीजिएगा, आपको कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी होगी। 02 बहुत छोटी वैल्यू है, निगलेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद मरकरी जो था अभी हमने पढ़ा 13.5 होता है। इसके बाद एक आपको बता देता हूं ग्लिसरीन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लिसरीन की जो वैल्यू है वो 1.2। बस ये चार वैल्यू याद रख लीजिए, न्यूमेरिकल इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा मिलेगा वाटर और मरकरी से। जी हाँ। अब एक चीज चलिए उसे भी लिख देते हैं, इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्रोक्सीमेट 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। बस ये चार वैल्यू याद कर लीजिएगा। अगर इस तरीके का कभी कोई एमसीक्यू आएगा, आप बड़े आराम से उसे सॉल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन इसे मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा क्योंकि पूरी डिटेल से बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? मैनी कंट्री यूज फारेनहाइट स्केल। क्या बोल रहा है? मैनी कंट्री यूज Fahrenheit scale for expressing temperature of atmosphere if temperature in any such countries measured 48 डिग्री फारेनहाइट है। ये बोल रहा है तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको ये क्वेश्चन आता है, फारेनहाइट और सेल्सियस स्केल क्या थी, बता दीजिए फटाफट, और फटाफट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, हमें पढ़ा था फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब ये बोल रहा है कि फारेनहाइट कितना है, 41 डिग्री है। यहां पर मैं लिख देता हूं 41 इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। कितना आ जाएगा? 9/5, 41 में से 32 गए, 32 10 42, 9 बच गया, दैट इज 9। तो सी कितना आ गया? 9×5 = 45 डिवाइड बाय 9, दैट इज 5। तो सी डिग्री कितना आ गया? 5 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी विल बी अवर राइट आंसर। बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर हुआ, कैसे सॉल्व करना था? यस और नो कीजिएगा फटाफट, बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये कैसे सॉल्व किया हमने। बाकी देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी बहुत सारे थे लेकिन समय का अभाव है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ फटाफट से, सॉल्यूशन में नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, ठीक है। वैसे आप देख लीजिए, आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे इस तरीके से आ सकता है, सैंपल वाज वेट यूजिंग टू डिफरेंट बैलेंस देन द रिजल्ट वर दिस एंड दिस, तो हाउ वुड द वेट ऑफ द सैंपल बी रिपोर्टेड? सिग्निफिकेंट फिगर के क्वेश्चन। ये दो दिया गया है, देखिए 3.929 और दूसरा दिया गया 4.0। बताओ सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। ये तो अभी के अभी हो जाएगा, इसे लिखने की नीड नहीं है, बता दीजिए फटाफट इसका आंसर। ऑप्शन ए 3.93, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 3.9, ऑप्शन डी 3.929। तो देखने से पता लग रहा है ऑप्शन ए 3.93 बिल्कुल क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके का पूछा जा सकता है। इन द फाइनल आंसर द एक्सप्रेशन, जो भी गिवन है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, जो रूल आपको बताया है उस तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इन सभी क्वेश्चन को। बहुत सारे क्वेश्चन थे, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ये हमारे पास देखिए, इस चीज को देख लीजिए कि कैसा क्वेश्चन बनता है। जो लॉ हमने पढ़े, क्या था क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जब डेफिनेशन क्लियर होगी तो ये क्वेश्चन अपने आप सॉल्व। तो ये सभी क्वेश्चन जो है अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ जितना भी अभी तक पढ़ाया गया आपने नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से जो है आपको समझ आ गया। फिर भी कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगी, आप व्हाट्सएप पे भी हमसे पूछ सकते हो, और यहाँ पर लाइव क्लास में भी आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछ सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।